Hello everyone. Today is the last episode of our series Navigating Path for Professional Excellence. आज के एपिसोड में हम ज़्यादातर इस बात पे ध्यान देंगे कि जब हमारे पास कोई जॉब ऑफ़र अवेलेबल हो तो जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. वेलकम सलीम. थैंक यू सो मच. आप हमें ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक जॉब सीकर को ऑफ़र एक्सेप्ट करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए. देखिए, जो स्टेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी स्टेबिलिटी पे तो कोई सवाल नहीं होता, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है उनका कल्चर. कल्चर उसका रिव्यू करना या उसको असेस करना बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसके कल्चर को स्टडी करें. गो टू देयर वेबसाइट, गो टू द लिंक्डइन और एनी सोशल मीडिया पेजेस वेयर यू कैन ऑलवेज असेस द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशंस हैं नादिया, उसमें बड़ा एक हमारे लिए क्वेश्चन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी क्या है. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं. सो जॉब सीकर्स के लिए या इनकम्बेंट्स के लिए अगर उनके पास कोई ऐसी ऑफ़र आती है फ्रॉम द स्टार्टअप कंपनी, प्लीज़ ऑलवेज कंसिडर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ फर्स्ट कंपोनेंट बिफोर यू एक्सेप्ट द ऑफर. अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आपको कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट है, प्लीज़ क्लैरिफाई दैट डाउट बिफोर यू एक्सेप्ट और बिफोर यू एक्चुअली गो अहेड एंड जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन. बिकॉज बहुत सारी दफ़ा हम ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने का रीज़न ये भी होता है कि उनको सैलरीज नहीं मिल रही होती है. सो स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशंस, इट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि स्टेबिलिटी का आपको नहीं पता होता. आपको ये नहीं पता होता कि आपको जो है ना वो कंटिन्यूस बेसिस पर सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी. तो बिफोर ज्वाइनिंग आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इनकम्बेंट्स टू स्टडी दीज कंपोनेंट्स एट लेंथ. सो सैलरी के हवाले से अगर मैं पूछना चाहूँ कि जॉब एक्सेप्ट करने से पहले सैलरी स्ट्रक्चर को क्या देखना ज़रूरी है कि वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं? देखिए, सैलरी के अंदर जो है ना 3 से 4 एक्चुअली एरियाज़ ऐसे हैं जो कि आई थिंक सारे जो हमारे इनकम्बेंट्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं और उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. एक तो कैश कंपोनेंट है. ठीक है, कैश कंपोनेंट वो होता है जो सैलरी आपको महीने की मिलती है. उसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट ब्रेकअप्स हैं. जैसे बेसिक सैलरी है, हाउस रेंट है, यूटिलिटी है. वो टोटल ग्रॉस सैलरी का एक कॉम स्ट्रक्चर है या कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको ऑफर लेटर में लिख के भी दिया जाता है. सो दिस इज़ अ कैश कंपोनेंट. जो नॉन कैश कंपोनेंट है या जो रीइंबर्समेंट्स है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल ओपीडी है. ओपीडी आपको रीइंबर्समेंट्स नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में रीइंबर्समेंट के तौर पे दिया जाता है. आपको फ्यूल दिया जाता है. फ्यूल कार्ड, आजकल फ्यूल कार्ड भी दे रहे हैं और रीइंबर्समेंट्स भी. सो बोथ वेज आपको दोनों तरीके से ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है. इसके अलावा LFA है, फिक्स बोनस है, या फिर आपको गाड़ी है, गाड़ी की फैसिलिटी है, या फिर ड्राइवर है. अगर आप मैं सीनियर लेवल की बात करता हूँ, या सिक्योरिटी गार्ड का अगर अलाउंस है या ड्राइवर अलाउंस है. मोबाइल का रीइंबर्समेंट है या मोबाइल फ़ोन इवन आपको परचेज़ करने के लिए जो ना कंपनीज स्पॉन्सर करती हैं या फिर उसकी जो है वो पेमेंट आपको करती हैं. तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी टोटल कॉम्पनसेशन के अंदर पार्ट एंड पार्सल है. इट इज दीज आर द कंपोनेंट्स व्हिच शुड ऐड टू योर गारंटीड कैश. ओके. अब गारंटीड कैश क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको ये बेनिफिट्स ऑलरेडी मिले हुए हैं, ठीक है, और सामने अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑफर कर रही है जहाँ पे बेनिफिट्स नहीं है, सो यू हैव टू टेक अ कैश कंपोनेंट ऑफ ईच एंड एवरी बेनिफिट व्हिच इज ऑफर्ड यू एज अ गारंटीड कैश. जब आप उसको कैश कंपोनेंट्स उनके लेंगे, जैसे जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं मोनेटाइजेशन, तो मोनेटाइज्ड अमाउंट ऑफ ईच एंड एवरी बेनिफिट शुड बी एडेड टू योर सैलरी बिफोर you start negotiating with your prospective employer. So it will actually give you a very clear idea as to what is your cash salary in terms of a guaranteed cash. और guaranteed cash के ऊपर फिर आप जो है वो सैलरी नेगोशिएट करते हैं. तो ये एक बड़ा एक डायलेमा है या इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारी दफ़ा मुझे कॉल्स आती हैं या मुझे लोग जो है फ़ोन करके पूछते हैं कि जी सर मुझे बताएं कि हमने जो है वो ये जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट की है तो इतनी मुझे सैलरी मिलती है. तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि जी आप डू गेट एनी अदर बेनिफिट्स अदर देन द सैलरी, देन दे स्टार्ट टेलिंग मी कि जी मुझे ये भी बेनिफिट मिलता है, मुझे ये भी मिलता है. तो मैंने कहा हैव यू टेकन अ कैश कंपोनेंट ऑफ दैट बेनिफिट? तो कहते नहीं जी हमने नहीं किया. राइट. सो तो ये एप्पल टू एप्पल मैचिंग नहीं है फिर. राइट. सो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप सैलरी नेगोशिएशन स्टेज पे जाते हैं कि आप अपना सैलरी कंपोनेंट स्ट्रक्चर सही से असेस करें, एंड ऑल्सो आज द रिक्रूटर who is actually offering you from the prospective organization, उनका सैलरी का कॉम्प स्ट्रक्चर भी पूछें कि जी आप बताएं
कि बेस सैलरी या ग्रॉस सैलरी के अलावा कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या बेनिफिट्स हैं या कौन से ऐसी जो है ना वो रिइंबर्समेंट्स हैं जो कि मुझे अलाउ की जाएंगी, राइट, और दैट वुड बी पार्ट ऑफ द ऑफर। राइट। सो सलीम, सैलरी के हवाले से तो हमने बात की, लेकिन सैलरी डिडक्शन के हवाले से भी अगर हम बात कर लें, फॉर एग्जांपल टैक्स डिडक्शंस भी होती हैं, कुछ डिफरेंट प्रोविडेंट फंड्स डिडक्शंस भी होती हैं, कुछ इंश्योरेंस डिडक्शंस भी होती हैं। क्या एक कैंडिडेट को ये तमाम चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ द मंथ उसकी टेक होम क्या बनेगी? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जो इंश्योरेंस वाला एलिमेंट है ना नादिया, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि आपको फैक्टर इन करनी पड़ती हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपको मेडिकल या फिर हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट ज़रूर देती है, लेकिन उसका परसेंटेज आपको भी थोड़ा सा बैक करना पड़ता है। राइट, 60-40 है, 70-30 है, 80-20 है। सो जो भी उसकी इंस्टॉलमेंट है वो आपकी सैलरी से डिडक्ट होगी, नंबर 1। नंबर 2 इज़ जो आपने टेक होम सैलरी की बात की है, तो वो टेक होम सैलरी आप अगर कैलकुलेटर आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है, जैसे गूगल पर नॉर्मली सैलरी कैलकुलेटर्स अवेलेबल होता है, यू कैन टाइप इन योर ग्रॉस सैलरी एंड यू कैन ईजिली कैलकुलेट योर टैक्स डिडक्शन एज पर द करंट रेट। तो वहाँ से आप नेट टेक होम सैलरी आप नहीं ले सकते। सही। तीसरा प्रोविडेंट फंड है, उसकी परसेंटेज नादिया ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में 7.33% है या 8.33% है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन 10% करती है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन 6% करती है। सो जो भी परसेंटेज आपकी डिडक्शन होने वाली है, प्लीज़ आस्क द रिक्रूटर अबाउट दैट परसेंटेज सो दैट यू कैन कैलकुलेट योर नेट टेक होम सैलरी। अच्छा, जो ये कॉम्पोनेंट इंश्योरेंस वाला है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपकी टोटल गारंटीड कैश में भी प्ले करेगा। फॉर एग्जांपल मेरा करंट एम्प्लॉयर अगर वो मुझे मदर फादर का बेनिफिट नहीं देता इंश्योरेंस का, मेडिकल का, और मेरा जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर अगर वो बेनिफिट मुझे पास ऑन कर रहा है, दैट वुड बी एन एडेड एडवांटेज। बट अगेन, अगर मेरा करंट एम्प्लॉयर मुझे कोई बेनिफिट पास ऑन कर रहा है इंश्योरेंस का जिसमें मैं 40% या 30% खुद भी कंट्रीब्यूट करता हूँ, so it will actually dent my net take home salary in the current employer, but it would be a benefit when I join my prospective employer. So ये सारे factors हैं जो कि एक incumbent को thoroughly study करना चाहिए before actually accepting an offer. Okay, so while accepting an offer, how I can research can go and search in the market about the relevant salary ranges which are being offered on the same position but in another organization? देखिए, सैलरी रेंजेस एक ऐसा टॉपिक है नादिया जिसका कोई राइट रॉन्ग आंसर नहीं है, ठीक है, बिकॉज सैलरी रेंजेस या उसके जो डेटा पॉइंट्स है वो हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। सो इट वुड एक्चुअली डिपेंड ऑन माई कॉम्प स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो माई peer group of the organization would be very different and that information is not privy to the incumbent as well. उनको तो नहीं पता है मेरा peer group क्या है या मैं अपने आप को किन से कंपेयर करता हूँ। सो इट इज़ वेरी इंटरनल, नंबर 1, एंड नंबर 2, सैलरी रेंजेस जो है वो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन जो है सैलरी सर्वे के बेसिस पे बनाती है, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग एज फार एज द रेंजेस आर कंसर्न। जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है व्हाइल नेगोशिएटिंग द सैलरी, वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की जो पेएबिलिटी है या ऑर्गेनाइजेशन का जो सैलरी देने का जो पावर है या उसके जो फाइनेंशियल मसल्स हैं, वो उसकी साइज से पता चलेगा आपको, या ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में जो स्टैंडिंग है उससे आपको अंदाज़ा होता है। सो बिगर ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव बिग फाइनेंशियल मसल्स, ठीक है, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दे नॉर्मली यू हैव सैलरी बैंड्स और सैलरी रेंजेस विच आर फ्लैक्सिबल, ठीक है, और नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी कॉम स्ट्रक्चर या स्ट्रैटेजी बिटवीन 75th and 90th percentile of the market होती है, तो you have a better room to negotiate salaries with bigger organizations. Okay, और while accepting a position, जो जॉब पोजीशन होती है, ग्रेड्स होते हैं, उसकी कंपैरिजन करना भी आई थिंक बहुत ज़रूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जब आप किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं, सो नॉर्मली इनकम्बेंट्स को ग्रेड जंप ऑफर नहीं किया जाता, ठीक है, और ये बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है, क्योंकि जॉब साइज़ की बात होती है, कैनवस की बात होती है, और वो जॉब साइज़ इतना ज़्यादा वेरी करता है कि आपको शायद सैलरी में तो शायद जंप मिल जाए, लेकिन ग्रेड जंप जो है वो बहुत मुश्किल होता है, नहीं दिया जाता है। सो नॉर्मली आपको जो है वो सेम ग्रेड ऑफर किया जाता है, अनटिल अनलेस
योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ कंपैरेबल. कंपैरेबल का मतलब ये कि दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इन द पीयर ग्रुप ऑफ योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर. देन यू कैन एक्चुअली आस्क फॉर अ ग्रेड जंप. अच्छा, उसमें भी एक जो मिसकंसेप्शन है वो मैं सारे जो मेरे लिसनर्स हैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ कि आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रेड है, ठीक है, उसके टाइम पीरियड पे भी बड़ा इम्पैक्ट जो होता है. फॉर एग्जांपल, अगर करंट आपका जो ग्रेड है वो उसको आपने अचीव किया है 2 साल हो गए या 3 ईयर्स हो चुके हैं या 4 ईयर्स हो चुके हैं, सो यू कैन ऑलवेज एक्चुअली नेगोशिएट फॉर अ नेक्स्ट ग्रेड जंप. एग्जैक्टली. लेकिन अगर आपका रिसेंटली प्रमोशन हुआ या रिसेंटली आपने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है और अब उसके बेसिस पे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को ये मैसेज दे रहे हैं कि जी मुझे जो है वो नेक्स्ट ग्रेड दिया जाए या फिर मैं एक ग्रेड जंप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. सो नॉर्मली ये प्रैक्टिस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं करती है या इसको प्रैक्टिस को इतना ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता है फ्रॉम द कैंडिडेट पर्सपेक्टिव. सो इट इज़ अ नेगेटिव थिंग. आई विल बी वेरी अपफ्रंट एंड ऑनेस्ट यू. और ये कैंडिडेट के अगेंस्ट में जाती है बात जब हम नेगोशिएशन पार्ट में आते हैं. ओके, सो इज देयर एनी स्ट्रेटजी टू हैंडल द काउंटर ऑफर्स? ओके, काउंटर ऑफर देखिए, कमिटमेंट इज अ कमिटमेंट. ठीक है, इफ यू हैव ऑलरेडी मेड अप योर माइंड that you want to leave the organization and you are talking to your prospective employer, then it would be a negative connotation altogether as far as your commitment is concerned. अगर आपने अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, ठीक है. अच्छा, चलिए इससे पहले एक जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं. अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं और आपकी लॉन्जिविटी है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आपका कंफर्ट लेवल है, आपका कमिटमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू, तो आई थिंक उसमें नेगोशिएशन स्टेज पे जाने से पहले ही आप नॉर्मली इनकम्बेंट्स जो है वो अपने सुपरवाइजर्स के साथ डिस्कशन करते हैं कि जी मैं प्लान कर रहा हूँ, मेरे पास एक जॉब ऑफर है या मैं इस वक्त जो है करंट एक्सप्लोर कर रहा हूँ. सो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को भी नेगेटिव मैसेज नहीं जाता. राइट. और आप अगर स्टे करना चाहते हैं तो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस अगर अच्छा कंट्रीब्यूटर है उसको नहीं जाने देती हैं. लेकिन इसका जो दूसरा एक एस्पेक्ट है जहाँ पे आपने ऑलरेडी ऑफर साइन कर दिया है, राइट, सो एक वो भी नेगेटिव हो जाता है बिकॉज आपने एक कमिटमेंट दे दिया टू द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप स्टे करते हैं और उसके बेसिस पे अगर आपने नेगोशिएट किया विद योर करंट एम्प्लॉयर, उसका इम्पैक्ट क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है. उसका इम्पैक्ट ये होता है नादिया कि फिर आपको फ्यूचर में वो ऑर्गेनाइजेशन कभी रिकन्सिडर नहीं करेगी. राइट. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई नो लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हु प्रैक्टिस अ प्रिकॉशनरी लिस्ट या ब्लैक लिस्ट कर देते हैं आपको. सो दे हैव दीज काइंड ऑफ practices whereby the incumbent would not be reconsidered for any of the role in future. Okay, so actually हमारे लिसनर्स को हम बताते चलें कि हमें बेसिकली अवॉइड करना चाहिए कि हम अपने जॉब ऑफर लेटर्स को जो है वो इनकैश ना कराएं अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ. ओके सलीम, सो द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, what are the common mistakes which a job seeker should avoid while negotiating for a salary? ओके, सो देखिए, जब आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नेगोशिएट करते हैं आपको प्रीमियम परसेंटेज शायद इतनी ज़्यादा नहीं ऑफर की जाए. एंड दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग. आई मीन व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन, सो नॉर्मली रिक्रूटर्स जो है वो 15-20% प्रीमियम आपको ऑफर करते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच भी करेंगे जहाँ पे कोई जॉब सीकर है या जो इनकम्बेंट है वो करंट ऑर्गेनाइजेशन में अपना अप्रेजल मिस करके आ रहा है, तो शायद हम उसको स्ट्रेच कर दें 25%. ये दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू बिगर players in the market. But while you're talking to a small organizations or those players which are startups, they normally pay you with 50% premium or maybe more than 50% premium. So it would you can actually negotiate a better amount of premium with those organizations which are startups or comparable to your current organization. So peer group के अंदर आप premium percentage को increase कर सकते हैं. Okay. लेकिन जब आप अपनी किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन से बड़े प्लेयर के पास जा रही हैं या किसी ऐसे एम्प्लॉयर के पास जा रही हैं जो कि मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम है, right. तो उस वक्त आप ज़्यादा प्रीमियम परसेंटेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. सो नॉर्मली इस तरह की प्रैक्टिस को जो है वो नेगेटिव लिया जाता है फ्रॉम कैंडिडेट परस्पेक्टिव. सो कैंडिडेट जो मुझे सुन रहे हैं, सो ये एक बड़ा एक नॉर्मल जो है वो मिस्टेक है जो कि लोग करते हैं, कैंडिडेट्स नॉर्मली करते हैं. सो व्हेनेवर दे आर नेगोशिएटिंग, सो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट for the incumbents to assess to whom they are talking with, so that is very important.
राइट, थैंक यू सो मच सलीम फॉर योर टाइम। और आई वुड से कि हमारे लिसनर्स को ये पता चला होगा कि हमारी जो पूरी सीरीज़ हमने जिस तरीके से हमने लेके चली, हमने रिज्यूमे राइटिंग से स्टार्ट किया था, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट इंटरव्यू में किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है, और आज सबसे इम्पॉर्टेंट एपिसोड हमने जो है वो फिनिश किया है, जिस पे अब हमें आइडिया हो चुका है कि हमें किस तरीके से अपनी सैलरीज़ को नेगोशिएट करनी चाहिए while accepting a job offer. So thank you so much, Salim. Most welcome. Thank you, my listeners.